Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन of 12th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दे। भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दे। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश में राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। अभ्रक मुख्यतः रूप से झारखंड, आंध्र प्रदेश में राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में भी अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में भी अभ्रक पाया जाता है। झारखंड के निचले हजारीबाग, पठार व आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखे। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे यूरेनियम, थोरियम के संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से जैसे कि यूरेनियम व थोरियम के संकलन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में यूरेनियम व थोरियम के पर्याप्त भंडार है। ठीक है, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है जैसे कि तारापुर यानी महाराष्ट्र, रोहत भाट राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, केंगा कर्नाटक तथा काकरापारा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलोह धातुओं के नाम बताइए, उनके स्थानिक वितरण की विवेचना करें। अलोह धातुओं के नाम बताइए, उनके स्थानिक वितरण की विवेचना करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। बॉक्साइट, तांबा, सोना व चांदी अलोह धातु है। बॉक्साइट, तांबा, सोना व चांदी अलोह धातु है। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु भी बॉक्साइट के अन्य उत्पादक राज्य है। ठीक है, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र भी, कर्नाटक व तमिलनाडु भी बॉक्साइट के अन्य उत्पादक राज्य है। तांबा मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य में पाया जाता है। तांबा मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान राज्य में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा अन्य तांबा उत्पादक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? इसका आंसर देखें। ये सतत पोषणीय ऊर्जा के नवीनीकरण योग्य स्रोत है। ये सतत पोषणीय ऊर्जा के नवीनीकरण योग्य स्रोत है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा आदि ऊर्जा अपारंपरिक स्रोत है। ये स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है। ये स्रोत जो है वो पर्यावरण के अनुकूल है, साथ ही कम खर्चीले व टिकाऊ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दे। निम्न प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत में व्यवस्थित ढंग से भारत में व्यवस्थित ढंग से खनिज तेल का अन्वेषण तथा उत्पादन 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। उससे पहले असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र था। इससे पहले असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र था, जहां नहोर-पोक नामक स्थान पर 1857 ईस्वी में भारत में पहला कुआं खोदा गया था। ठीक है, 1857 ईस्वी में भारत में पहला कुआं खोदा गया था। हाल ही के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर तेल के नए निक्षेप मिले हैं। इनमें डिगबोई, नाहर, कटिया तथा मोरान प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसमें डिगबोई, नाहर, कुटिया, डिगबोई है, नाहर, कुटिया तथा मोरान प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात में अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसांबा तथा लुणेज प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। मुंबई हाई अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र मुंबई से 160 किलोमीटर दूर है, जिसमें 1976 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में यह अन्वेषणात्मक कूपों में पाया गया है। ठीक है, प्राकृतिक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में यह अन्वेषणात्मक कूपों में पाया गया है। कूपों से निकला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। प्रयोग से पहले इसे शोधित करना पड़ता है। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधक कारखाने रिफाइनरीज है, क्षेत्र आधारित तथा बाजार आधारित। भारत में कुल 18 परिष्करण शालाएं हैं। डिगबोई क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित तेल शोधक कारखाने हैं। खनिज तेल के शोधक के बाद इससे प्राप्त प्रमुख उत्पाद पेट्रोलियम पदार्थ है, जिनका उपयोग मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योग जैसे उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहकों, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में प्रक्रमित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखे। भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखे। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। जल विद्युत ऊर्जा का असमाप्य परंपरागत स्रोत है। जल विद्युत ऊर्जा का असमाप्य परंपरागत स्रोत है, जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र, उद्योगों व घरेलू सेक्टरों में विभिन्न उपकरणों व मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, विद्युत कई अन्य स्रोत से भी उत्पन्न की जाती है। जिसमें ताप विद्युत व नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, जिसमें
ताप विद्युत व नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर इसे उपयोग हेतु मांग वाले क्षेत्रों को विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा भेज दिया जाता है। किंतु जल विद्युत इन सबसे में महत्वपूर्ण विद्युत स्रोत है, क्योंकि भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं इनके अनुकूल है। भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं इनके अनुकूल है, जैसे यहाँ वर्ष भर बहने वाली सदानीरा नदियाँ हैं, जैसे कि वर्ष भर बहने वाली सदानीरा नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों पर अनेक झरने, गार्ज व प्रताप मौजूद है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों पर कई झरने, गार्ज व प्रताप मौजूद है, जहाँ विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक दशाएं मौजूद हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ भी अपने प्रवाह के पठारी भागों में ऐसी ही अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है, जहां बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इसके अलावा निम्नलिखित कारक भी इसके विकास में सहायक है। ठीक है, कारक देखेंगे। फर्स्ट, भारत में बांध निर्माण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। भारत में बांध निर्माण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, जल विद्युत केंद्र स्थापित करने से लेकर उपभोग क्षेत्र तक विद्युत को पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों का विकास व विस्तार परम आवश्यक है। विद्युत केंद्र स्थापित करने से, जल विद्युत केंद्र स्थापित करने से लेकर उपभोग क्षेत्रों तक विद्युत को पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का विकास व विस्तार परम आवश्यक है। उन अनेक विद्युत स्टेशनों व बस स्टेशनों के निर्माण में भारी निवेश की जरूरत होती है। भारत में इसका नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विद्युत उपयोग के लिए विभिन्न उपकरणों व मशीनों के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास व बाजार दोनों की आवश्यकता होती है। विद्युत उपयोग के लिए विभिन्न उपकरणों व मशीनों के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास व बाजार दोनों की आवश्यकता होती है। भारत में धीरे धीरे ही सही इनका विस्तार हो रहा है। भारत में धीरे धीरे ही सही पर इनका विस्तार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का विकास जल विद्युत प्राप्त करने व सिंचाई के लिए नहरें विकसित करने के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विद्युत को संरक्षित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसके उत्पादन का तुरंत उपयोग होना आवश्यक है, अन्यथा यह व्यर्थ चली जाती है। अतः इसके उत्पादन व मांग के बीच समन्वय होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 322 kWh शक्ति उत्पन्न की जाती है, जबकि देश में कुल जल राशि में लगभग 90,000 बिलियन MW जल विद्युत प्राप्त करने की क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में पहला जल विद्युत गृह कर्नाटक के समुद्रम में स्थापित किया गया था। भारत में पहला जल विद्युत गृह कर्नाटक के शिवसमुद्रम में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में कई विद्युत ग्रिड स्थापित किए गए हैं। अब एक एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे विद्युत आपूर्ति उन क्षेत्रों में संभव हो सकेगी जहां इसकी मांग है। ठीक है।